हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अगला प्रैक्टिकल अपना। प्रैक्टिकल का नाम है रेजोनेंस ट्यूब। प्रैक्टिकल का नाम है रेजोनेंस ट्यूब। तो चलो नाम लिखते हैं पहले। द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ऑब्वियसली रेजोनेंस होने वाला है। किसके और किसके बीच में ये रेजोनेंस होने वाला है वो पहले समझ लेते हैं। The resonance is going to take place between the air column which is there inside the pipe. Resonance is going to occur between the air column which is there inside the pipe. Obviously, उसकी natural frequency and the force frequency which is provided obviously by the tuning fork. So, resonance is going to occur between the natural frequency of the air column. Air column कैसा है? It is pipe closed at one end. Pipe closed at one end. The resonance is going to occur. The resonance is going to occur between the natural frequency of the air column for a pipe closed at one end and the frequency of the tuning fork. इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होने वाला है, यानी ये दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होने वाली है। और जब ये दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी तो द एयर कॉलम विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड वी विल हियर। यहाँ पे सोनोमीटर के केस में जैसे वो राइडर गिरता था, यहाँ पे विल हियर अ लाउड साउंड। यहाँ पे विल हियर लाउड साउंड। ओके, लेट अस सी द थियरी बिहाइंड इट। सो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, दिस इज द पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड। यहाँ से वेव गई, यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होके आई। हमको मालूम है कि ये इस ओपन क्लोज्ड एट वन एंड पाइप की लंबाई है सपोज एल, और यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क होगा जो फोर्स फ्रीक्वेंसी डालेगा इसके बीच इसके अंदर। यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क होगा जो इसके अंदर फोर्स फ्रीक्वेंसी डालेगा। द एंटीनोड विच इज फॉर्म्ड, द एंटीनोड विच इज फॉर्म्ड इज नॉट ओवर हियर बट स्लाइटली अबव दिस। ये भी पढ़ा है हमने, इसको एंड करेक्शन कहते हैं। वी रेफर टू दिस एज एंड करेक्शन ई। टोटल लंबाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हो गई कैपिटल एल विच इज इक्वल टू एल प्लस ई। टोटल लंबाई हो गई कैपिटल एल विच इज इक्वल टू एल प्लस ई। फाइन, क्या हुआ रे? सो कैपिटल एल विच इज इक्वल टू एल प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। कैपिटल एल विच इज इक्वल टू एल प्लस ई हो गया लैम्डा बाय 4। देयरफॉर लैम्डा आ गया 4 इंटू ब्रैकेट एल प्लस ई। लैम्डा आ गया 4 इंटू ब्रैकेट एल प्लस ई। फिर v इज इक्वल टू एन लैम्डा 4n इंटू ब्रैकेट एल प्लस ई। फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, द फॉर्मूला फॉर the velocity of sound in air is v is equal to 4n into bracket l plus e। तुम बोलोगे ये n क्या है भाई? तो it is the frequency of the fork या frequency of the air column। it is the natural frequency of the air column or the frequency of the fork। obviously they two will be equal at the resonance। fine, तो हमारा एम क्या है ये तो हमको समझ में आया, मैथमेटिक्स है, उसका थियरी पार्ट है। हमारा एम है टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर। पहला एम आज के एक्सपेरिमेंट का एम इज टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट द रूम टेम्परेचर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो रूम टेम्परेचर गिनना है भाई, तो एपरेटस देखते हैं। पहला एपरेटस है हमारा तो रूम टेम्परेचर गिनने के लिए ये है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इट इज अ थर्मोमीटर। लेट मी फाइंड आउट द रूम टेम्परेचर। द रूम टेम्परेचर राइट नाउ, सीधा देखो उसको, 26 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर। थर्मोमीटर मेरा पहला डिवाइस है और उसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ टू फाइंड आउट द टेम्परेचर। ओके, क्यों? क्योंकि आई टू फाइंड आउट द वेलोसिटी एट द रूम टेम्परेचर। 26 डिग्री सेल्सियस अभी रूम टेम्परेचर है। फाइन, फिर उसके बाद क्या क्या एपरेटस है देखो। ये जो है दिस इज अ पाइप। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करके आई विल जस्ट ओपन इट अप।
So this is a pipe which is open at both ends. This is a pipe, you can see. मैं इसको थोड़ा, yes, this is the pipe which is open at both ends. You can easily see this. और एक कंटेनर है जिसमें पानी है. ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और उसमें पानी है. जार बोलेंगे इसको. So aim is to find out the velocity of sound in air at room temperature. Apparatus, the thermometer, the jar, उसके बाद पाइप, ट्यूनिंग फॉर्क्स, सेट ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स. बहुत सारे ट्यूनिंग फॉर्क है इधर. यू कैन जस्ट चेक दैट आउट. दिस आर द ट्यूनिंग फॉर्क्स आई विल बी यूजिंग. उसके बाद ये स्टैंड, इसको क्लैम्प कराने के लिए यू कैन क्लैम्प इट. इसको, इसका मुंह खोलना है थोड़ा सा. इसका मुंह खोल के उसमें डाल के इसको पैक कर सकते हैं. यू कैन जस्ट लॉक इट ओवर हियर. दैट्स इट. दिस इज फॉर क्लैम्पिंग. स्टैंड है ये, क्लैम्पिंग अरेंजमेंट इसको कहा जाता है. और फिर और ट्यूनिंग फॉर्क को बजाने के लिए है ये अपना क्या है, रबर पैड. और ये है स्केल, लेंथ गिनने के लिए. दिस इज टू बिग अ स्केल एक्चुअली, बट ओके फाइन. दिस इज द स्केल टू फाइंड आउट द लेंथ. फाइन. अब हो गया. एक एपरेटस बाकी है ना, ये है. ये क्या है अपना? दिस इज कॉल्ड एज द वर्नियर कैलिपर. दिस इज रेफर्ड टू एज द वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल, वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे और क्यों करेंगे? तो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल एंड करेक्शन के लिए होगा. व्हाट इज एंड करेक्शन? द एंड करेक्शन इज E, which is equal to 0.3D. एंड करेक्शन इज E. सिंबल है एंड करेक्शन का E, which is 0.3D, where D is the inner diameter of the tube. इसका इनर डायमीटर. तो चलिए पहले इनर डायमीटर ढूंढते हैं. एम हो गया, apparatus हो गया, थियरी समझ में आया क्या है. अब हम शुरू करेंगे प्रोसीजर. इनर डायमीटर कैसे ढूंढा जाता है? ये है वर्नियर कैलिपर. आपने 11th स्टैंडर्ड में इस्तेमाल किया हुआ ये डिवाइस है. दिस इज रेफर्ड टू एज द वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर से मुझे इनर डायमीटर ढूंढना है और फिर एंड करेक्शन के लिए मुझे उस इनर डायमीटर को 0.3 से मल्टीप्लाई करना है. इनर डायमीटर कैसे ढूंढा जाता है? लीस्ट काउंट ऑफ आवर नॉर्मल स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर. इसका है 0.01 सेंटीमीटर. द लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर. कैसे? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर. ये मेन स्केल है यहाँ की नीचे वाली, ये 11th में किया हुआ है, फिर भी बता रहा हूँ. इस ये मेन स्केल स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर है एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल. ये ऊपर की जो है इसकी, ये वर्नियर स्केल है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन उसके ऊपर 10 है. 0.1 अपॉन 10 इज 0.01 सेंटीमीटर. दैट इज द लीस्ट काउंट. फाइन. फिर क्या किया जाता है? इसका इस्तेमाल करके हम लोग इनर डायमीटर ढूंढेंगे. ये जो है इसका नहीं इस्तेमाल करना है, नीचे जो पकड़ा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसकी लंबाई ढूंढनी है, अगर मुझे इसकी लंबाई ढूंढनी है तो मैं क्या करूंगा? इसको इधर प्लेस कर दूंगा. अरे यार और पीछे चला जा. ओके. और अगर मुझे इसकी लंबाई ढूंढनी है तो यहाँ द लोअर जॉज, इसको जॉ कहा जाता है. आई विल यूज द लोअर जॉ टू फाइंड आउट द लेंथ. लेकिन मुझे इनर डायमीटर ढूंढना है, आई हैव टू यूज द अपर जॉ. अपर जॉ का इस्तेमाल करते हुए इनर डायमीटर 2 या 3 अलग अलग पोजीशन पे लेना है. कैसे? देखो, ये निचला जॉ इस्तेमाल किया और इसको मैंने स्प्रेड किया, जॉ को स्प्रेड कर दिया और इधर इसको लगा दिया. नाउ इट इज क्लैम्प टू इट. दिस इज होल्डिंग इट. फिर इसको निकालो उधर से, चेक करो कितना आता है. द रीडिंग इज 4.6 और डिवीजन जो टैली हो रही है 4.6 प्लस 0.01 इंटू 7, 4.6 प्लस 0.07, 4.67 सेंटीमीटर. कैसे आया ये भी बताता हूँ. ये जो यहाँ का पहला रीडिंग है, पहली लाइन है, वो कहाँ आई है? 4.6 पे आई है.
और कौन सा डिवीजन सीधे लाइन में है, तो इसका 7th डिवीजन सीधे लाइन में है। 11th का याद करो थोड़ा सा, तो 0.01 इंटू 7, ये 0.07 है। 4.67 इज द इनर डायमीटर। और एक पोजीशन पे मैं इनर डायमीटर ले लेता हूँ। इनर डायमीटर ढूंढना कोई बढ़िया स्किल वाला काम नहीं है, इसका स्किल वाला काम आगे शुरू होता है। ये मैं वापस एक बार इनर डायमीटर ढूंढ रहा हूँ। ओके, लेट मी फाइंड आउट द इनर डायमीटर वंस अगेन। दिस इज अगेन 4.6। कौन सा कोइंसाइड हो रहा है, 5th डिवीजन कोइंसाइड हो रही है, तो 4.6 प्लस 0.01 इंटू 5, 4.6 प्लस 0.05, 4.65 सेंटीमीटर। 4.65 सेंटीमीटर इज द डायमीटर एट सेकेंड पॉइंट। दो या और एक जगह ढूंढ लो और तीनों का एवरेज निकालो। तीनों का एवरेज क्या आएगा गाइस, तीनों का एवरेज आएगा इनर डायमीटर। और एक रीडिंग आप खुद ले लो, इन तीनों का एवरेज आएगा इनर डायमीटर। इनर डायमीटर एक बार आ गया तो फिर आगे चलो, क्या करोगे आप, तो सबसे ज्यादा वाला फॉर्क लोगे। अभी थोड़ा आवाज सुनना ठीक से तो मजा आएगा आपको। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्क लूंगा मैं। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फॉर्क कितना है, 512 है। देखता हूँ मिला है क्या यहाँ पे, 512। लेट मी फाइंड आउट। 384 है ये, उसके बाद ये कितना है, 512 मिल गया। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फॉर्क लेना है और थोड़ा रब कर देता हूँ मैं। रीडिंग कैसे लेना है वो भी सिखाता हूँ। एक तो वर्नियर कैलिपर पहला स्किल हो गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क, ऑब्जर्वेशन नंबर, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, 4-5 रीडिंग ले लो। फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 512, 512, 480 का भी होना चाहिए, 426 का भी होगा, 384 का तो कल ही इस्तेमाल किया था। आई जस्ट वांट टू चेक कौन कौन से है यहाँ पे। 320 है यहाँ पे, 320 है। ओके, 320 के बाद और ये बंदा कौन सा है भाई, दिस इज 480। 480 तो मैंने लिख दिया है, 512 मेरे हाथ में है। दिस फॉर्क इज हाउ मच, 384, यस ये भी हो गया। उसके बाद ये है 256, 288 का भी होना चाहिए ना, 288 और 256। ये स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 और एक कोई तो बीच में का है। पहला 512 का लो फॉर्क, आई होप आई हैव टेकन 512 या। और 3 बंदे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो तीनों बंदे रेजोनेटिंग लेंथ ढूंढो और फिर उसका मीन ले लो। 3 बंदे अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो तीनों बंदे रेजोनेटिंग लेंथ ढूंढो और फिर उसका मीन ले लो। कैसे ढूंढोगे रेजोनेटिंग लेंथ, प्लीज पे अटेंशन नाउ, प्लीज पे अटेंशन। आई स्टार्ट विथ 480 आई थिंक, क्योंकि पानी का लेवल जो है वो थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे। वेयर इज 480, आई नीड टू चेक। 480 480 480 या। आवाज आ रहा है, देखो सुनो आवाज। आई एम टेकिंग दिस कॉलर माइक नियर इट। उसके ऊपर और उसके नीचे आवाज कम होता है, वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे मैक्सिमम आवाज आएगा। यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे जैसे ही आवाज आपको मैक्सिमम आएगा, इसको क्लैम कर दो वहां पे, इसको वहां पे क्लैम कर दो। ओके, और वापस एक बार चेक करो। ओके, देखो वापस एक बार आवाज। या अभी यहाँ पे रेजोनेंस आ गया। ओके, यहाँ पे रेजोनेंस आ गया, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज इक्वल टू फोर्स फ्रीक्वेंसी। फिर क्या करो, फिर ये पानी है, इसमें पानी के लेवल से यहाँ तक की लेंथ ढूंढो। पानी के लेवल से यहाँ तक की लेंथ ढूंढो। आई एम फाइंडिंग आउट द लेंथ।
The length is 15.5. The length is 15. अरे इसका नहीं, इसका लिया मैंने रीडिंग 15.5. The length is 15.5. ओके, सपोज 15. 3 बार रीडिंग लिया, 15.5 लेंथ आ गई. एल मीन इज 15.5 सेंटीमीटर. और एंड करेक्शन कितना है? एल हमको कैपिटल एल चाहिए विच इज 0.3d. ये कुछ तो भी 4.67 था, सो 4.67 इंटू 0.01, 4.67 इंटू 0.3, 4.67 इंटू 0.3, 1.4 plus L plus 15.5. This is plus 15.5, 16.9. This is 16.9. This is 16.9. क्या किया देखो, मैंने नंबर 1 रेजोनेटिंग लेंथ 3 बार निकाली. 3 लोग हैं तो 3 बार लेंथ निकालो. रेजोनेटिंग लेंथ आ गई, उसका मीन निकालो. 15.5 आया सपोज. उसमें 0.3d एंड करेक्शन मल्टीप्लाइड बाय 0.3d कर दो, वो आया मेरा 16.9. वो आ गया 16.9. फिर आगे क्या बोला है उन्होंने? NL निकालो, N इंटू एल, N इंटू एल. 1/L ग्राफ के लिए है, सो N इंटू एल 16.9, N 480. दिस इज 8112. 8112. ये गाइज अपना हो गया पहला रीडिंग. अब इसके बाद दूसरा रीडिंग 426 है मेरे पास शायद. आई जस्ट नीड टू चेक दैट. ये नहीं, 426 वाला किधर है भाई? या सो 426. वापस इसको थोड़ा ढीला कर दो और जस्ट मेक इट फ्री. Clamp it, clamp it, and after you clamp it, you'll find something very interesting again. Find out the length. Find out the length. The length is, ये मेरे पैर में आ रहा है, एक सेकेंड. हाउ मच इज द लेंथ? इतनी बड़ी स्केल देके रखी है भाई, इतना छोटा लेंथ है, क्यों मालूम नहीं है मुझे भाई. चलिए, 19.6 बराबर 19.6. 19.6 plus 1.4, 19.6 plus 1.4, 21. 19.6 plus 1.4, 21. And 21 into 426, 4946. Sorry, 8946. 8946. 8946. ओके, तो करना क्या है आपको? तो आपको और एक रीडिंग लेके दिखाता हूँ. चलो 384 का लेते हैं. चलो 384 कल काफ़ी बार इस्तेमाल किया था. कहाँ गया 384? यस, मिल गया 384. वापस इसको लूज कर दो. क्लैम्प कर दो. वापस वही करना है. ये
लगभग 8,000 8,500 के आसपास आता है, याद रखो। ओके, 230 से ऊपर नीचे चलता है, 8,500 के आसपास आना चाहिए। दैट इज व्हाट वी जनरली टेल द स्टूडेंट्स। दिस NL कॉलम शुड बी समवेयर अराउंड 8,500। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का एवरेज निकालता हूं मैं, 8,112 प्लस 8,946 डिवाइडेड बाय 2, 8,529 है। दो ही रीडिंग लिया मैंने, 8,529 एवरेज आया 8,529। ओके फाइन। अब हो गया ऐसे 3 सब लिए रीडिंग्स और 2-4 रीडिंग लिए, सबका कैलकुलेशन किया और फिर मीन लिया वाया 8,524। फॉर्मूला क्या बना रहे हैं मैंने, n इंटू ब्रैकेट l प्लस ई, इसकी वैल्यू है 8,529। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 4 इंटू 8,529, दैट इज इंटू 4, आंसर आ रहा है 341 या 34116 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 341.16 meter per second is the velocity of sound in air. This is the formula for the velocity of sound in air. तो पढ़ते हैं अभी और क्या दिया है, कि मेजर द इनर डायमीटर, नोट द टेम्परेचर, ये भी हो गया। थर्मोमीटर हो गया, रेजोनेंस ट्यूब रखो, ये करो, अरेंज करो, स्ट्राइक करो, रेज करो, लेंथ मेजर करो, रिपीट करो, एंड करेक्शन, यस एवरीथिंग इज कवर्ड नाउ। अब उन्होंने हमको क्या बोला है, ग्राफिकल पार्ट कैसे करना है, राइट। सो ग्राफ में फ्रीक्वेंसी और 1/L प्लॉट करना है। देखो अभी ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ग्राफ के बारे में बात करेंगे और अननोन फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ग्राफ। ग्राफ में y एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी लो और वो टेबल है देखो, L के जगह वहां 1/L, सो 1/L x एक्सिस पे लो, सेंटीमीटर रेज टू -1 एंड हर्ट्स। y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लो, x एक्सिस पे 1/L लो, एंड वी नो दैट NL इज इक्वल टू कांस्टेंट, n is equal to constant into 1/L, y is equal to mx फॉर्मेट में आ गया। You will get it as a straight line passing through the origin. You will get the graph as a straight line which is passing through the origin. इसका स्लोप जो है वो स्लोप क्या आएगा, तो इसका स्लोप जो है y is equal to mx, इसका स्लोप कांस्टेंट टर्म आएगी और वो कांस्टेंट टर्म कितनी आएगी ये भी बता के रखता हूँ, वो वैल्यू आएगी 8,500 के आसपास। इट शुड बी समवेयर अराउंड 8,500, ताकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर आए 340 मीटर प्रति सेकेंड के आसपास। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ज्यादा बदलने वाला नहीं है, उन्हाळा है थोडंसं 2-4 मीटर पर सेकंड पुढे मागे। We know velocity of sound in air increases by 0.6 meter per second per degree rise in the temperature. Okay, so 340, 350, 360 के आसपास आंसर आएगा velocity of sound in air। तो ग्राफ का भी बता दिया मैंने। अब और एक पार्ट है, क्या है वो पार्ट, तो अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढी जाए, या अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढी जाए। एक कोई फ्रीक्वेंसी के ऊपर सेलो टेप लगा के दे देंगे, या इलेक्ट्रिशियन का जो टेप होता है वो, और बोलेंगे ये वैल्यू ढूंढो। तो क्या करोगे आप, सिंपल है, बहुत सिंपल है। वो ट्यूनिंग फॉर्क लेके आप रेजोनेटिंग लेंथ ढूंढोगे और आपको मालूम है कि ये जो कांस्टेंट है NL, उसकी वैल्यू आपकी आई है 8,500। फॉर्क की फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ आपको आ गई। सो फाइंड आउट 8,500 divided by the corresponding length, you will get the frequency of the fork. That's as simple as that. ग्राफ के केस में, हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे थे ग्राफ के केस में अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढी जाए, तो बड़ा आसान है भाई। जो लेंथ आएगी आपकी उसका रेसिप्रोकल निकालो और यहां से उस रेसिप्रोकल के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द
दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अननोन फॉर्क। और याद रखो यही वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी होती है क्या, 256, 320, 384, 384 के बाद क्या है 426, 426 के बाद 480, 480 के बाद 512। यही ट्यूनिंग फॉर्क सब जगह है, कोई दूसरा कोई ट्यूनिंग फॉर्क आपको नहीं मिलने वाला है। सो यू ऑलरेडी नो वेयर द आंसर हैज टू बी। फाइन। तो आज मैंने आपको वर्नियर कैलिपर कैसे इस्तेमाल करना है सिखाया, उसका थ्योरी बताया, एम एपरेटस प्रोसीजर देखा, रीडिंग कैसे लेने है देखा, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, अननोन फॉर्क कैसे डिटरमाइन करना है, और आखिरी पार्ट पे आते हैं हम लोग अभी ओरल क्वेश्चंस। रेजोनेंस यानी क्या, तो मैंने बताया आपको रेजोनेंस माने क्या है, किसी चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर इंपार्ट की जाने वाली फोर्स फ्रीक्वेंसी की इतनी हो जाती है तो रेजोनेंस होता है, वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है। सोनोमीटर के केस में राइडर गिर गया, यहाँ आवाज आ रहा है। सेकंड, व्हाट आर फोर्स ऑसिलेशन, यहाँ पे मैं ट्यूनिंग फॉर्क उसके ऊपर इंपार्ट कर रहा हूँ फोर्स ऑसिलेशन। व्हाट आर सोर्सेस ऑफ एरर्स, देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ एरर, अगर लेंथ ठीक से नहीं ली जाए, ये इनर डायमीटर के यहाँ का ये पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यूनिफॉर्म नहीं, ऑल दीज आर द सोर्सेस ऑफ एरर। व्हाट आर नोड्स एंड एंटी नोड्स, तो ये जो है जहां पे देयर इज नो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, दैट इज द नोड, एंड मैक्सिमम जो मूवमेंट है दैट इज द एंटी नोड। व्हाट इज एंड करेक्शन, हाउ टू एलिमिनेट इट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। व्हाट इज एंड करेक्शन, मुझे चौक मिलेगा क्या यार, चौक गायब हो गया यहाँ पे। व्हाट इज एंड करेक्शन एंड हाउ टू एलिमिनेट द एंड करेक्शन, तो एंड करेक्शन तो मुझे समझा क्या है कि एंटी नोड जो है एग्जैक्टली वहां नहीं बना है जहां हम आशा करते हैं, इसलिए हमको 0.3d से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 0.3d का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ता है और लेंथ में ऐड करना पड़ता है। हाउ टू एलिमिनेट दिस, देखो आई टेक वन मोर रीडिंग, हाउ टू एलिमिनेट द एंड करेक्शन। निग्लेक्ट यानी लो ही मत, एलिमिनेट यानी लो और उसको गायब करो। अब क्या होगा, L इज इक्वल टू L डैश प्लस E, 3 लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू L डैश प्लस E, इज इट नॉट। ये फॉर्क यहाँ आएगा, ये अंतर 0.3d होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ये उसके बाद का और एक रेजोनेंस ढूंढो, सो 3 लैम्बडा बाय 4 आएगा वहां पे, इज इक्वल टू L डैश बाई E। ये आया है L प्लस E इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। मुझे एंड करेक्शन को एलिमिनेट करना है, और कैसे एलिमिनेट करूंगा मैं एंड करेक्शन को, सो आई विल सब्सट्रैक्ट द टू रिजल्ट्स, 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू L डैश प्लस E माइनस L प्लस E, दिस इज 2 लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू L डैश प्लस E माइनस L माइनस E, हो गया एलिमिनेट, 2 आया, लैम्बडा इज इक्वल टू L डैश माइनस L एंड V इज इक्वल टू n लैम्बडा, n इंटू लैम्बडा 2 आया यहाँ पे, इधर से इधर गया ना 2 इंटू ब्रैकेट L डैश माइनस L। एंड करेक्शन को एलिमिनेट करने का तरीका ये है। और एक बार रेजोनेंस निकालो, 3 लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू लैम्बडा L डैश प्लस E आएगा, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, एंड करेक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स, किन चीजों के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निर्भर करती है, हम पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर, हर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए, रूम टेम्परेचर जो है वो उसकी बात मत करो, 0 डिग्री सेल्सियस देखो 320 मीटर पर सेकंड होता है, और फिर हर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। और एक था 11th स्टैंडर्ड देखा, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा उतनी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ज्यादा, क्योंकि ड्राई एयर की डेंसिटी 1.293 होती है और जो वाटर वेपर है उसका 0.811 है डेंसिटी, तो कम डेंसिटी वाली चीज ज्यादा डेंसिटी में मिक्स हो रही है, मिक्सचर की डेंसिटी कम होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है, वेलोसिटी प्रेशर के ऊपर निर्भर नहीं है। ओके, velocity of sound in air also depends upon the gas in which it is traveling, is it not? Molecular mass जितना कम उतनी velocity ज्यादा। And how does the speed of sound in a given medium vary with temperature? हमने ये किया है, उसको मैं और थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ।
velocity of sound in air is square root of 3RT, या पूरा डिटेल में अगर बताना है, v is equal to root of gamma p upon rho, this is square root of gamma p upon density is mass upon volume, तो ऊपर चला गया, root of gamma pv is equal to nRT, gamma r nRT upon the mass, this upon this will be molecular mass, so gamma RT upon the molecular mass. क्या पूछा है उन्होंने? How does it vary with temperature? So it is inversely proportional to square root of molecular mass, अगर किसी गैस में जा रहा है तो, and it is directly proportional to the square root of absolute temperature, right? Fine. तो चलिए, आशा करते हैं आपको रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंटल सेटअप और इसके आगे जो थ्योरी बताया था वो सिर्फ प्रैक्टिकल को नहीं, थ्योरी को भी और एंट्रेंस के लिए भी बड़ा कारगर साबित होगा, और आप उसको बड़े ध्यान से 11th स्टैंडर्ड के साउंड के साथ इनकलकेट करके पढ़ लोगे। तो चलिए गाइज एंड गर्ल्स, आज का लेक्चर, आज का प्रैक्टिकल यही रोक देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे।